So welcome dear students. Now we explain the remaining part of lesson 6 पोइट एंड पैनकेक्स। तो इससे पहले अपन थिंक एज यू रीड के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर वन। तो जो ऑफिस बॉय है वो फ्रस्ट्रेटेड यानी हताश क्यों था, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और उसने अपना शो है वो गुस्से में कैसे किया। तो इसका हो जाएगा द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज डेस्पाइट गेटिंग ए गुड ओपनिंग, यानी कि एक अच्छी शुरुआत के बावजूद ही रिमेंड ओनली एन ऑफिस बॉय, वह केवल एक ऑफिस बॉय ही बना रहा। ही हैड ए गुड फॉर्मल एजुकेशन, उसने एक अच्छी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। एंड वुड राइट पोट्री आल्सो, और उसने कई कविताएं भी लिखी थी। बट हिज ग्रेट लिटरेचरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, लेकिन उसका जो महान साहित्यिक प्रतिभा है उसको खराब होने दी गई। ही शोड हिज एंगर ऑन कोटा मंगलम सब्बू, और उसने अपना जो गुस्सा है वो कोटा मंगलम सब्बू है उसके ऊपर दिखाया। द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 पर था। अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज सब्बूज प्रिंसिपल। सब्बू है उसका जो प्रिंसिपल क्या था, तो मिस्टर एस वसन द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज सब्बूज प्रिंसिपल। तो मिस्टर एस वसन है ना, जो जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर था, वो उसका प्रिंसिपल था या मुखिया था। अगला क्वेश्चन देखो, सब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस। सब्बू है उसको बहुप्रतिभा वाला व्यक्ति वर्णित किया गया है। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी कोई भी जो 4 विशेष योग्यताएं हैं उनकी अपन को सूची बनानी है। तो क्या जाएगा, सब्बू वाज ए मल्टी डिसिप्लिनेरियन, सब्बू है वो बहुमुखी व्यक्ति था। ही कुड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, और वह जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्रदान करता था। कुड रिमेन चेयरफुल, वह प्रसन्न रह सकता था। ऑल द टाइम, पूरे समय। एंड वाज ए एक्टर, और वह एक नायक भी था। ए पोइट एंड नोवेलिस्ट, और एक कवि व उपन्यासकार भी था। तो ये 4 उसके वर्च्यू या गुण बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। जो लीगल एडवाइज़र या कानूनी सलाह है उसको अन्य लोगों से अपोजिट यानी विपरीत, क्या अलग चीज़ें अन्य लोगों से उसके अंदर थी, तो उसका अपन को इसके अंदर वर्णन करना है। तो देखो, ए लायर यूज टू बी ए पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट एट द जेमिनी स्टूडियो। एक जो वकील है या अधिवक्ता है वो भी जेमिनी स्टूडियो का जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसका एक भाग था। दो यद्यपि ए लीगल एडवाइज़र वाज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स, हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो कानूनी सलाहकार है वो केवल कानूनी मामलों के अंदर ही सम्मिलित हो सकता था। हिज ईगर येट स्टूपिड आइडिया लेड टू द एंड ऑफ एन एक्ट्रेस कैरियर, और उसके जो स्टूपिड यानी मूर्खतापूर्ण विचार हैं वो उसको एक एक्ट्रेस के करियर की ओर ले गए। ड्यू टू दिस, और इसी कारण ही वाज रेफर टू एज द अपोजिट ऑफ ए लीगल एडवाइज़र, और इसीलिए उसको एक लीगल एडवाइज़र है उसके विपरीत माना गया बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा। यानी वो कानून सम्मत काम तो कम करता था और नायक वाला काम ज़्यादा करता था। अगला क्वेश्चन आप 5वां देखो, व्हाट मेड द लायर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो। कौन सी चीज़ें हैं उस लायर या वकील को जेमिनी स्टूडियो के जो अन्य लोग हैं उनसे अलग करती थी। तो लायर वोर पैंट एंड ए टाई एंड समटाइम ए कोट। लायर है वो कोट पैंट पहनता था, टाई लगाता था और कई बार एक कोट पहनता था। वेयर एज एवरीवन एल्स इन द स्टोरी डिपार्टमेंट वोर सिमिलर खादी धोती विथ ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड विथ खादी शर्ट। और जो स्टोरी डिपार्टमेंट के अन्य लोग हैं वो सिमिलियर खादी की धोती पहनते थे और थोड़ी सी बड़ी बनी हुई भद्दे ढंग से सिली हुई खादी की शर्ट पहनता था। थस इस प्रकार से द लायर स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स,
एट जेमिनी स्टूडियो, और इसीलिए लायर है वो जेमिनी स्टूडियो में अन्य लोगों से अलग दिखता था। द लायर स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स एज इफ ही इज ए डिसपैशनेट मैन हु डिड नॉट टेक साइड्स। इस प्रकार से वह डिसपैशनेट मैन था हु डिड नॉट टेक साइड्स, जो अन्य दूसरी तरफ नहीं ले लेता था। चलो अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई हाजिर तर्क नहीं हो और एक स्वप्न दुनिया की भीड़ के अंदर। ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली, एक न्यूट्रल मैन, एक उदासीन आदमी एक ऐसे समूह के अंदर गांधीटीज एंड खादीटीज, गांधीवादियों के और खादीवादियों के बीच में। लाइक सो, इसी तरह मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, बहुत से अन्य लोग जो बॉस के नज़दीक थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, उन लोगों को ही वॉज अलाउड, उसने उनको अनुमति दे दी टू प्रोड्यूस ए फिल्म, कि वो फिल्म का निर्माण करें। एंड थॉट ए, और सोचें, ए लोट ऑफ रा स्टॉक एंड पैनकेक, और इस प्रकार से एक कच्चा स्टॉक यानी भंडार, पैनकेक का यानी प्रसाधन सामग्री का, वर यूज्ड ऑन इट, उनके ऊपर प्रयोग में ली जाए। नाउ मच कैम ऑफ द फिल्म, और इस प्रकार से अब कोई भी फिल्म नहीं आ रही थी। दे वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक दिन बॉस ने जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, और शायद यह एक केवल एकमात्र उदाहरण होगा, इंस्टेंस यानी उदाहरण, इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानव इतिहास के अंदर, वेयर ए लायर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर एक वकील ने अपना व्यवसाय खो दिया। बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि जो पोइट्स थे या कवि थे उनको घर जाने के लिए कह दिया गया था। अब यहाँ पर जो वकील है उसने अपना धंधा क्यों खो दिया? क्योंकि उसने कभी भी अपना वकील का काम नहीं किया और उसने कविताओं का काम किया था। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हंट ऑफ पोइट्स लाइक एस.टी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो जेमिनी स्टूडियो है वो इस समय फेवरेट हंट यानी बार बार यहाँ पर आते थे कवि, ऐसे कवि आते थे जैसे एस.टी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस, और यहाँ पर एक अच्छी खाना बनाने की मैस थी, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, और दिन भर वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है उसकी सप्लाई की जाती थी। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और लगभग रात के लगभग हिस्से के अंदर। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मिंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग और ए कप ऑफ कॉफ़ी, और उस समय वो दिन थे जिस समय कांग्रेस रूल मिंट यानी कांग्रेस के शासन का मतलब होता था प्रोहिबिशन एंड मीटिंग, प्रोहिबिशन यानी मनाई, एंड मीटिंग और एक कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कॉफ़ी के कप के ऊपर चर्चा हो जाए। वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और इस प्रकार से ये ही मनोरंजन का पर्याप्त संतुष्टिप्रद चीज़ थी। बेरिंग द ऑफिस बॉय, और इस प्रकार से जो ऑफिस बॉयज हैं, एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, और लगभग एक दर्जन जो क्लर्क या बाबू हैं, एवरीबॉडी एल्स एट द स्टूडियो, जो कभी लोग स्टूडियो के अंदर थे, रेडिएटेड लेजर, वो फुर्सत में नज़र आते थे। ए प्री रिक्वेस्टिक फॉर पोइट्री, और ये सब एक प्री रिक्वेस्टिक फॉर पोइट्री यानी कविता के लिए थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और उन्हीं में से बहुत से लोग हैं वो खादी पहनते थे और वो गांधी जी हैं उनकी पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नोट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन, लेकिन उनके पास में फैंटेस्ट एप्रिसिएशन यानी साफ सुथरी प्रशंसा नहीं थी फॉर पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारों की, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार के। यानी वो लोग गांधी जी को तो मानते थे लेकिन उनके पास किसी प्रकार के स्पष्ट राजनीतिक विचार नहीं थे। नेचुरली, सामान्यतः, देवर ऑल
एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, एवर्स यानी विपरीत होना, वे सभी लोग कम्युनिज्म यानी साम्यवाद से विपरीत थे। ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, क्योंकि एक जो कम्युनिस्ट होता है वो भगवान विहीन व्यक्ति होता है। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, उसके पास में किसी प्रकार का स्नेह या प्रेम नहीं होता है। ही हैड नो कंपनसेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, और इस प्रकार से उसके पास में कोई दया नहीं होती है कि वह अपने माता पिता और बच्चों को भी मार सकता है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू काज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, और वह हमेशा कारण होता है और वह स्प्रेड अनरेस्ट यानी आराम है यानी परेशानी को फैला देता है, एंड वॉयलेंस और हिंसा को, अमोंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपुल, उन भोले भाले और अज्ञानी लोगों के बीच में। इनोसेंट यानी भोले भाले, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी। सच नोशंस, और यही भावना है, विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, और ये सब यही भावना है वो पूरे दक्षिणी भारत के अंदर व्याप्त थी। एट दैट टाइम आल्सो, उस समय भी। नेचुरली, स्वभावतः, फ्लोटेड अबाउट वेग्यूली अमोंग द खादी क्लेड पोइट्स, यानी फ्लोटेड यानी यूं ही फिरते हुए, अस्पष्ट अमोंग द खादी क्लेड पोइट्स, वो खादी की पोशाक पहने हुए जो कवि हैं, ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, और इसके जो प्रमाण हैं वो जल्दी ही आने वाले थे। वेन फ्रैंक बुचमैन्स मोरल री आर्मामेंट आर्मी, और जब फ्रैंक बुचमैन की जो मोरल या नैतिक री आर्मामेंट आर्मी थी, सम 200 स्ट्रोंग विजिटेड मद्रास, और उनके लगभग 200 सैनिक है ना वो भ्रमण करने के लिए मद्रास आए। सम टाइम इन 1952, लगभग 1952 के अंदर। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर, और उन लोगों ने कभी भी एक वार्मर है वो नहीं पाया। होस्ट इन इंडिया, वार्मर होस्ट यानी अच्छी तरह से स्वागत करने वाला मेज़बान भारत के अंदर। देन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के सिवाय, यानी जेमिनी स्टूडियो के अलावा उनको भारत में कोई भी स्वागत करने वाला नहीं मिला। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, और कुछ लोगों ने, उस सेना के जो 200 लोग हैं ना, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रिपेज, क्योंकि वो लोग हैं वो झूलने वाले झूले के ऊपर अच्छे नहीं थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विथ एनिमल्स वाज ओनली एट डिनर, और उनकी जो पहचान जानवरों से केवल डिनर यानी रात्रि भोज पर होती थी। बट लेकिन दे प्रेजेंटेड टू प्ले इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन लोगों ने 2 प्ले या 2 नाटक हैं वो पूर्ण व्यावसायिक तरीके से पेश किए। देयर जोथम वैली, और उनमें से तो एक तो क्या था, जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरा था फॉरगॉटन फैक्टर। रेन सेवरल शो इन मद्रास, और इनके कई, सेवरल यानी कई शो मद्रास के अंदर किए गए। एंड आल्सो विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के जो अन्य सिटीजन हैं उनके साथ में। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 लोगों के परिवार का जो जेमिनी फैमिली थी या जेमिनी परिवार था, सादा प्ले ओवर एंड ओवर अगेन, उन्होंने बार बार इस नाटक को देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, और उनका मैसेज था या उस प्ले नाटक का जो संदेश था वो बहुत ही सामान्य था। बट द सीट्स एंड कस्टमर वर फर्स्ट रेट, लेकिन उसकी जो सीट थी और उसके जो कस्टमर हैं वो पहले दर्जे के थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबल इम्प्रेस्ड, मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी या समुदाय है वो बहुत ही भयंकर रूप से प्रभावित हुए। एंड फॉर सम ईयर्स, और कई वर्षों तक, आलमोस्ट ऑल तमिल प्ले, तमिल भाषा के जो सभी प्ले हैं, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विथ ए बेयर स्टेज। तो उन लोगों ने कई वर्षों तक स्टेज के ऊपर एक तो सूर्योदय के और सूर्यास्त के जो दृश्य हैं वो जोनाथन वैली में जैसा दिखाया गया था वैसे ही दिखाते रहे। ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट,
और पीछे एक सफ़ेद बैकग्राउंड का कर्टेन पर्दा होता था और एक बांसुरी की ट्यून है वो बजती थी। इट वाज सम ईयर लेटर, और कुछ वर्षों बाद में, देन आई लर्न दैट द MRA वाज काइंड ऑफ ए काउंटर मूवमेंट। तो मैंने सीखा कि जो MRA है ना वो एक काउंटर मूवमेंट है, यानी विपरीत आंदोलन है टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद है उसके, एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास, और मद्रास के जो बड़े बड़े बॉस लोग हैं या संभ्रांत लोग हैं जैसे मिस्टर वसन है, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, जो साधारण रूप से प्ले इनटू देयर हैंड्स, वह वो लोग उनके हाथों में खेलते थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, हालांकि मैं इतना आश्वस्त नहीं था, दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि वास्तव में ऐसा ही वो केस था। फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज, फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट्स, और इस प्रकार से नए परिवर्तित होने वाले जो पहलू हैं, ऑफ दिस बिग बॉस, इस बिग बॉस के, एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेंड द सेम, और उनके जो उद्योग धंधे हैं वो वैसे ही बने रहे, MRA और नो MRA, चाहे MRA आए और चाहे MRA नहीं आए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, या तो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद नहीं हो। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज। जेमिनी स्टूडियो के जो सभी लोग हैं वो पूरे समय उन 200 लोगों की मेज़बानी में करते रहे जो अलग अलग रंगों के थे, बड़ी साइज के थे, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, और वो लगभग 200 देशों के लोग थे। इट वाज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, और इस प्रकार से यह एक सामान्य परिवर्तन था। फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, सामान्य इकट्ठा करना, ऑफ क्राउड, भीड़ का, प्लेयर वेटिंग टू बी स्लेव्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मैन मेकअप, और जो प्लेयर या जो नाटककार जो लोग थे उनको पोत दिया जाता था थिक यानी घनी परत से, मेकअप यानी प्रसाधन की चीज़ से, बाय द ऑफिस बॉय, ऑफिस को बॉय के द्वारा, इन द मेकअप डिपार्टमेंट में। ए फ्यू मंथ लेटर, और कुछ वर्षों बाद में, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास बज्ड, मद्रास के टेलीफोन डिपार्टमेंट की जो लाइनें हैं वो बजने लगी। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए हुल शूटिंग, और एक बार फिर हम लोगों ने जेमिनी स्टूडियो के अंदर पूरी शूटिंग यानी फिल्मांकन किया, टू वेलकम अनोदर विजिटर, एक अन्य आने वाले विजिटर यानी भ्रमण करने वाले का। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, और लोग कहते थे कि जो आने वाला व्यक्ति है वो एक कवि है इंग्लैंड से। द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, और जेमिनी स्टूडियो का जो सामान्य स्टाफ है वो केवल जो कुछ इंग्लैंड के कवि जिनको वो जानते थे, और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ, तो उन लोगों ने उस समय एक तो वर्ड्सवर्थ के बारे में सुन रखा था, एंड टेनिसन के बारे में सुन रखा था। द मोर लिटरेरी वंस, और थोड़े से जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, न्यू ऑफ कीट्स, वो कीट्स के बारे में जानते थे, शीले एंड बायरन, और शीले और बायरन के बारे में जानते थे। ये सभी इंग्लैंड के उस समय के महान कवि थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो, और उनमें से एक या दो मुश्किल से ही जानते हों, ऑफ समवन बाय द नेम ऑफ इलियट, इलियट का नाम, तो इलियट भी उस समय एक महत्वपूर्ण कवि थे। हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, और इनमें से कौन सा कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में यात्रा करने आ रहा है। ही इज़ नॉट ए पोइट, वह एक पोइट नहीं था। ही इज़ एन एडिटर, वह एक संपादक था। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, और इसीलिए बॉस हैं या जो वसन साहब हैं वो उनको एक बड़ा रिसेप्शन यानी वो उनको अगवानी करने वाले थे। वसन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विक्तन, और बोस हैं वो उस समय तमिल साहित्य के पॉपुलर क्या थे,
एडिटर थे, संपादक थे, जिसका नाम था आनंदा विक्टन। ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द known name of British publications. He wasn't the editor of any of other known names. और इसके अलावा वो किसी भी अन्य जानकार संपादक का नाम नहीं जानते थे। और ब्रिटिश पब्लिकेशन या प्रकाशक का इन मद्रास में, दैट इज, और इसीलिए दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, और इसीलिए उनको जेमिनी स्टूडियो में जाना जाता था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदूज, और इसीलिए हिंदू के जो उच्चस्थ लोग थे, वर टेकिंग द इनिटेटिव, और वो सभी लोग इनिटेटिव यानी प्रारंभ करने जा रहे थे। द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, और इस प्रकार से ये था कि जो पोइट आने वाला है वो एक संपादक भी है दिल्ली का, बट नोट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, लेकिन वो एडिटर मैनचेस्टर गार्डियन का भी नहीं है और लंदन टाइम्स का भी नहीं है। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमोंग अस न्यू। दैट वाज ऑल, और यही सब था, इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमोंग अस न्यू, और हम में से अच्छी तरह से जानने वाला अमोंग अस न्यू वो जानता था। तो थैंक यू, आज इतना ही।